ये है आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। पेपर जो है आपको 70 नंबर का मिला है, इंडिकेशंस वगैरह वही हैं जो आपको मॉडल पेपर में करवाया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। बोर्ड, चूंकि बोर्ड में पेपर भी लगभग इसी मॉडल से आएगा क्योंकि पेपर लगभग मॉडल में था सब कुछ, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसका एक जो है फॉर्मेट आपके सामने हो गया। एग्ज़ाम देने के बाद आपको मन में ये भी हो जाना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में हमको प्रश्न कैसे लिखना है। तो सबसे पहला तो आप ये जानिए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में है, जिसमें एक जो है 20 मार्क्स का सेक्शन ए है जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन है। एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट पूरी किताब में से हैं। किताब मतलब पहले ग्रामर से, वो अनसीन पैसेज से, फिर उसके बाद ग्रामर से, फिर उसके बाद जो है प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक ना। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही दिया है सेक्शन ए का। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को जो है सावधानी से लिखिए या बताइए, ठीक ना। तो पहले पैसेज को पढ़िए ध्यान से। टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना। चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी, चीन में पी गई थी। ऐसा राजबीर एडेड, राजबीर ने स्वीकार करते हुए कहा। एज फार बैक एज, यही ना 2700 बीसी, यानी ये कब, लगभग 2700 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व में ये चाय सबसे पहले कहाँ पी गई? चाइना में, चीन में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और ये शब्द जो आपके सामने हैं, टी, चाय और चीनी, ये कहाँ से आए हैं? ये चाइनीज वर्ड हैं। टी कम्स टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, पेपर छापने वाले ने मिस्टेक किया है, इसको बहुत ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि हमको अपने से समझ लेना चाहिए, क्योंकि किताब से रिलेटेड क्वेश्चन है, पैसेज है ये। यानी आपके उसमें है ना ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, तो ये किताब से रिलेटेड है। क्योंकि इसमें जो है पेपर छप के जो आया है, प्रिंटिंग प्रेस वाले ने गलती कर दिया है। बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में गलती नहीं होती, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगे, लेकिन यहाँ की गलती यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा ताकि हम समझ सकें, ठीक है। यहाँ कुछ कॉमन सेंस अलग से लगाना है। तो टी कम्स टू यूरोप, जैसे यहाँ कैंस लिखा है तो कम्स हो जाएगा। टू यूरोप, यूरोप में आई थी चाय इन 16th सेंचुरी, यानी यहाँ देखो सेंचुरी की स्पेलिंग गलत लिखा है, सेंचुरी CENTURY होना चाहिए। यानी 16वीं शताब्दी में चाय जो है वो यूरोप में आई, यही ना। एंड वाज ड्रम मोर एज मेडिसिन। अच्छा, यहाँ ड्रैंक होना चाहिए, यानी ये पी जाती थी, ड्रंक। ड्रम जहाँ लिखा है वहाँ क्या होना चाहिए? ड्रंक, DRUNK, ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन ए बीवरेज। यानी ये कोई खाद्य सामग्री के रूप में नहीं थी, बल्कि ये कैसी दवा के रूप में प्रयोग की जाती थी। द ट्रेन क्लैटर्ड इन माराइनी जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म। यानी ऐसा बात ही कर रहे थे अभी प्रांजल और राजवीर एक दूसरे से, तभी ट्रेन जो थी वो जंक्शन पर रुक गई। बच्चों ने अपने सामान उठाए, पैक किए एंड पुश्ड देयर वे टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ से भरे हुए प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर चल पड़े। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर
ड्राइविंग, अब देखो यहाँ ड्राइविंग लिखा है, यहाँ ड्राइविंग होना चाहिए। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढाकिया वेरी होना चाहिए। एंड द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, शीघ्र ही वे ढाकिया वेरी की ओर पहुंचे जो प्रांजल के पिता का क्या था, चाय का बागान था। क्वेश्चन नंबर 1 है टी इज बीइंग ड्रंक इन चाइना। हाँ यस, कब पी गई थी ये चीन में, सिंस 2700 BC, ऊपर आया है। सेकेंड क्वेश्चन है टी वाज ड्रंक मोर एज ए मेडिसिन इन, दवा के रूप में कब पिया जाता था ये, इन द 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी यूरोप, यस। द बॉयज हियर रिफर्स टू, यहां बॉयज किसके लिए आया है, राजवीर एंड प्रांजल। ठीक है, आई विल कम होम, अभी देखो ग्रामर का क्वेश्चन यहां पर दिया है, आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश द वर्क। इसका कई बार हम बताए हैं, वर्ब भरते समय वर्ब भरने का हमने एक्सरसाइज करवाया है कि जब वेन या इफ वाले, फिर से सुन लो ना, यदि कॉन्सेप्ट नहीं भी है तो फिर से सुन लो कि वेन और इफ वाले वाक्यों में दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में नहीं होते। वेन और इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब देखो यहां क्या है कि ऑलरेडी एक वाक्य जो है वो किसमें दिया है, फ्यूचर भी इंडेफिनिट में दिया ही है, तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ये तो आपको समझ जाना चाहिए। इसलिए यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रहा है, क्योंकि वर्ब फर्स्ट का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, आई के साथ लग गया, आई फिनिश वर्क। समझ में आ गई सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन विल हैव प्लेड बिफोर द ट्यूशन स्टार्ट्स, तो ये कौन सा टेंस है पूछ रहा है। अब टेंस से क्वेश्चन बन गया, कौन सा टेंस है बताइए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रूल है क्या कि बिफोर वाले वाक्यों में एक क्लास जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और बिफोर के बाद वाला जो क्लास होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, वर्ब हो सकता है इसमें भी वर्ब भरने के लिए दे देता। तो टेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा 6 है। ही ... चूज द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर्स। लास्ट ईयर जब आ गया, लास्ट का प्रयोग कर दिया गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी चूज का सेकेंड फॉर्म। चूज का सेकेंड फॉर्म बताइए, चूज ही होता है, CHOSE, स्पेलिंग बदल जाएगी, CHOOSE, चूज माने चुनना, वर्ब फर्स्ट होता है, और सेकेंड फॉर्म में CHOSE हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ साइन इज, साइन का पास्ट टेंस क्या होगा, सोन, SHONE, सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वल्ली द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज। वल्ली के लिए सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक या आनंदित करने वाली चीज क्या थी, द काऊ। यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा वो आनंदित करने वाली और आश्चर्यचकित करने वाली चीज क्या थी, काऊ को ही देखकर बहुत वो जो है वो आनंदित हुई थी। ठीक है, द काऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंचो हैज रिटेन दैट लेटर टू। लैंचो ने वह पत्र किसको लिखा था, गॉड को, ईश्वर को। द राइप
कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रोमिस्ड, पकी हुई या जो कॉर्न थी वो वादा करती थी, उनके फूल वादा कर रहे थे किसका? ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल देने का वादा कर रहे थे। What did Lancho think of the post office employees? लैंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचता था? उन्हें वो कहा, अंतिम में कहता है ना कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर द बंच ऑफ क्रुक्स। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो है वो बेईमानों के झुंड हैं। बंच ऑफ क्रुक्स माने बेईमानों के झुंड या समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन? मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति या धन क्या है? पीपल, उसके लोग, उस देश के लोग जो है वो सबसे बड़े धन है, वेल्थ। द पोएट सेज ऑफ ए डे आई हैड रूड, यानी मेरा दिन जो रूड यानी बर्बाद होने वाला था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड? यहां रूड का मतलब क्या है? रूड का मतलब रुइंड। रूड का मतलब रुइंड, बर्बाद होना, नष्ट होना, डिस्ट्रॉयड भी दे सकता था यहां। ठीक है, पहले चैप्टर से क्वेश्चन चल रहे हैं सब, पहला दूसरा पहला दूसरा, पहला पोयम, पहला प्रोज, ए लेटर टू गॉड, चल रहा है नहीं? और दूसरा एक क्वेश्चन मंडेला का, सब एक दो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि इसमें भी यदि आपका गलत जा रहा है, इसका मतलब बोर्ड परीक्षा के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं। ये 100% सही होना चाहिए। Who composed these lines? इस लाइन को किसने कंपोज किया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन बाई, टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन बाई, टाइगर किसके द्वारा देखा नहीं जाना चाहता था? चाहता है। किससे छिपता है? किसके द्वारा नहीं देखा जाना चाहता है? डियर, हिरन को पकड़ने के लिए वो छुप कर बैठता है ताकि हिरन देख ना पाए, हिरन के शिकार के लिए बैठता है। द टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन बाई द डियर। वेयर अनिल टक द मनी, अनिल अपने रुपए कहां रखता था? अंडर द मैट्रेस, अपने गद्दे के नीचे रखता था। व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस? लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने का कौन सा समय था? 10:30 PM। व्हाट डिड ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? अपने बचपन में ई ब्राइट क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे? बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज, रॉक्स, कॉइन्स, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, इसमें सब उन्होंने किया था, ऑल ऑफ द एबव। E. Bright took part in county साइंस फेयर। हाँ, तो उसको इंप्रूव कर लेना था, साइंटिस्ट की जगह साइंस, या साइंटिस्ट फेयर भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि साइंस फेयर यानी वैज्ञानिकों का ही मेला था। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली? भोली का कौन राइटर है? K.A. अब्बास। हो गया। ये देखो, ये मैंने उस दिन पढ़ाया था, तुम्हें याद हो ना हो,
ये यही अनसीन पैसेज मैंने उस दिन पढ़ाया था किताब में, किसी छुट्टी के दिन मैंने पढ़ाया था जी सर। कारपोरल वाला। सेम पैसेज आ गया एग्जाम में, वीडियो पड़ी है इसमें, ठीक है। वन डे जॉर्ज वाशिंगटन, सेक्शन बी का हम लोग देखने चल रहे हैं, 50 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया एमसीक्यूज का, 50 नंबर का क्वेश्चन देखने चल रहे हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोड। पैसेज को पढ़िए और उसका आंसर, उस क्वेश्चन नीचे लिखा गया है उसका आंसर लिखिए। वन डे जॉर्ज वाशिंगटन वाज राइडिंग अलोंग ए रोड। एक दिन जॉर्ज वाशिंगटन जो है सड़क के किनारे जा रहे थे। ऑन हिज वे, रास्ते में ही सा सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट ए हैवी बीम। रास्ते में कुछ सैनिकों ने एक भारी लट्ठे को हटाने का प्रयास करते हुए उन्होंने देखा। द कारपोरल वॉज गिविंग देम ऑर्डर्स, और जो कारपोरल था उन्हें ऑर्डर दे रहा था। द बीम वॉज टू हैवी टू मूव, होना चाहिए, यहाँ मोर लिखा है, टू मूव विदाउट हेल्प, यानी और बीम इतना भारी था कि उसको बिना मदद से हिलाया नहीं जा सकता था। दे नीडेड जस्ट वन मैन मोर, उन्हें एक और आदमी की जरूरत थी। द कारपोरल हाउएवर वुड नॉट हेल्प देम, कारपोरल उनकी मदद नहीं करेगा या नहीं किया। ही थॉट, वह सोचता था, दैट ही वॉज टू बिग एन ऑफिसर, कि वह एक इतना बड़ा ऑफिसर था, टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द सोल्जर, कि वह सोल्जर यानी सैनिकों के लेवल में नीचे नहीं आ सकता है। वाशिंगटन वॉच्ड फॉर ए मिनट एंड देन आस्क्ड द कारपोरल, वाशिंगटन 1 मिनट के लिए वाशिंगटन ने देखा, एंड देन आस्क्ड द कारपोरल, फिर उन्होंने कारपोरल से कहा, वाई ही डिड नॉट हेल्प द सोल्जर्स, कि वह सैनिकों की मदद क्यों नहीं किया। द कारपोरल एट वंस टर्न राउंड एंड सेड, कारपोरल तुरंत मुड़ा और उसने कहा, डोंट यू नो सर दैट आई एम एन ऑफिसर, श्रीमान जी क्या आप ये नहीं जानते कि मैं एक ऑफिसर हूं। वाशिंगटन रिप्लाइड, वाशिंगटन ने उत्तर दिया, आई बेग योर पार्डन मिस्टर कारपोरल, श्रीमान कारपोरल मैं क्षमा चाहता हूं। आई डिड नॉट नो दैट यू वर सच ए बिग मैन, मैं नहीं समझ पाया कि आप इतने बड़े आदमी हैं। देन ही एट वंस डिसमाउंटेड, फिर वे तुरंत अपने घोड़े से उतरे। टुक ऑफ हिज कोट, अपना कोट उतारा। एंड रोल्ड अप हिज स्लीव्स, अपनी आस्तीन को मोड़ा। एंड पुल्ड एट द बीम विथ ऑल हिज माइट, और पूरे शक्ति के साथ उन्होंने लट्ठे को बाहर खींचा। द बीम केम अप एट वंस, और वो जो लट्ठा था वो जल्दी से बाहर आ गया। वाशिंगटन देन माउंटेड हिज हॉर्स अगेन, फिर वाशिंगटन अपने घोड़े पर सवार हुए। एट वंस, तुरंत, अच्छा सवार हुए। एंड सेड टू द ऑफिसर, और उन्होंने ऑफिसर से कहा, मिस्टर कारपोरल, इफ इन फ्यूचर यू नीड द हेल्प ऑफ अनदर मैन, सेंड फॉर योर जनरल वाशिंगटन, यदि भविष्य में आपको किसी दूसरे आदमी के मदद की जरूरत पड़े तो आप अपने जनरल वाशिंगटन को बुला लीजिएगा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज ए ग्रेट मैन इंडीड, ये वाशिंगटन कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने कहा कि मैं जनरल, तुम्हारा जनरल हूं और तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे कभी बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। What did Washington see by the roadside? क्वेश्चन नंबर 1, कि रोड साइड यानी सड़क के किनारे वाशिंगटन ने क्या देखा? भाई सड़क के किनारे देखा कि कुछ सैनिक जो थे वो ट्राई कर रहे थे एक भारी लट्ठे को बाहर निकालने के लिए। तो यही तो है, पहली लाइन में आंसर है कि जॉर्ज वाशिंगटन was riding along a road and on his way he saw some soldiers trying to lift a heavy beam। या आप क्वेश्चन से आंसर बना सकते हैं कि वाशिंगटन saw some soldiers
ट्राइंग टू लिफ्ट ए हैवी बीम बाय द रोड साइड। क्वेश्चन और आंसर मिला करके देखो, सॉलिड नंबर लेना है तो ये इसको समझो कि वाशिंगटन लिखेंगे यहां कि वाशिंगटन सा, सी का हमने सा कर दिया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन है, आंसर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रहा हूं। वाशिंगटन सा क्या देखा था, तो देखा सम सोल्जर्स, अब हमने पैसे से ले लिया, सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट ए हैवी बीम, कहां, बाय द रोड साइड, फिर क्वेश्चन से ले लिया, ठीक ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कारपोरल डूइंग, कारपोरल क्या कर रहे थे, तो ये तो सीधा सीधा है, कारपोरल वाज गिविंग ऑर्डर्स, यही ना है, कारपोरल जो थे वो ऑर्डर दे रहा था, गिविंग देम ऑर्डर्स, यहां लिखा है ना द कारपोरल वाज गिविंग देम ऑर्डर्स, ये तो लाइन आंसर ही हो गई पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी पर्सन्स डिड दे नीड फॉर देयर हेल्प, अपनी मदद के लिए उन्हें कितने लोगों की जरूरत थी, ओनली 1, तो अब आंसर में जोड़ देंगे कि दे नीड या नीडेड, दे नीडेड जस्ट वन पर्सन, जस्ट 1 पर्सन फॉर देयर हेल्प, हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द कारपोरल थिंक अबाउट हिमसेल्फ, कारपोरल अपने बारे में क्या सोचता था, तो कारपोरल अपने बारे में क्या सोचता था कि मैं एक बड़ा जो है ऑफिसर हूं, यही ना, तो इसको अब इसमें क्वेश्चन आंसर में ऐड करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन में मिला के कि द कारपोरल थॉट दैट ही वाज सच ए ग्रेट मैन, या और करके दिया है, यानी डी और ई में से कोई एक करना है। व्हाट डिड वाशिंगटन डू टू डू हेल्प द सोल्जर्स, वाशिंगटन ने सिपाहियों की मदद करने के लिए क्या किया, तो वाशिंगटन उतरे, वाशिंगटन गॉट डाउन हिज हॉर्स, टू कामा लगा देंगे, टू का हिज कोट, ये है तो यहां ही जैसे लिखा ना, देन ही एट वंस डिसमाउंटेड, टूक ऑफ हिज कोट, रोल्ड अप हिज स्लीव्स एंड पुल्ड एट हिज बीम विथ ऑल हिज माइट, तो यहां जोड़ना पड़ेगा कि वाशिंगटन, जहां ही लिखा है वहां क्या लिखेंगे, वाशिंगटन, यहीं से जोड़ लेंगे, वाशिंगटन एट वंस डिसमाउंटेड, कॉमा टूक ऑफ हिज कोट, कॉमा रोल्ड अप हिज स्लीव्स एंड पुल्ड एट द बीम विथ ऑल हिज माइट, हो गया। बताइए इतना किया सब कोई, इतना किया तो अच्छा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, 22, ठीक है, 22 क्वेश्चन में है राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण करने आप गए थे, उसी का वर्णन करते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखिए। हिस्टोरिकल प्लेस माने ऐतिहासिक स्थान, कोई ऐतिहासिक जैसे लाल किला घूमने गए, ताजमहल घूमने गए ना, या कोई भी ऐतिहासिक प्लेस जो आप घूमने गए हों उसके बारे में लिखना है। मैंने पढ़ाया था ना पूरा पर्सनल लेटर कैसे लिखा जाता है, पूरे लेटर को बांट लो, शेष चीज़ें तो सब वैसे ही होती हैं, एक फॉर्मेट में होती हैं, बस बदलता है केवल बॉडी ऑफ लेटर। या ये नहीं किए तो देखो अगला एप्लीकेशन भी दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर होना चाहिए, फॉर कंसेशन इन फीस, यानी फी में कंसेशन के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए। इसको तो मैंने कई बार पढ़ाया है, डिटेल किया है ना, तो इसमें से कोई एक कर देंगे, आपका 4 नंबर फिक्स, पूरे मार्क्स मिलेंगे, इस बार मैं नंबर नहीं काटूंगा।
पूरा पूरा नंबर देने वाला हूं, ले लो जितना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स हैव बिकम ए रेज विथ चिल्ड्रेन एंड प्ले ए मेजर रोल इन टूडेज एज। However, one must understand its function as a major distraction. Write an article highlighting the role of computers while also pointing out the hazards their excessive use can cause. You are Aditya / Aditi. आर्टिकल जो है वो थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, इसमें हेडिंग नहीं दिया, हिंट्स ढूंढ रहे थे तो हिंट्स नहीं दिया, लेकिन टॉपिक दे दिया है आपको। कंप्यूटर के प्रयोग और उसके दुरुपयोग या उससे होने वाले नुकसान के बारे में लिखना है आपको। कौन है आप? आपका नाम भी बता दिया गया कि लड़के लिखेंगे आदित्य ना, और लड़कियां लिखेंगी अदिति। लिखा जाता है, उसमें हिंट दिया जाता है। आर्टिकल लिखते समय ऊपर लिखेंगे हेडिंग, यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ कंप्यूटर। ये आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, अब 1 नंबर इसी पर मिलेगा। हाँ तो ठीक तो है, कोई भी एक टाइटल कोई हो सकती है, कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकती है। हालांकि एकदम ये नहीं है कि एकदम फिक्स आप वो लेंगे, लेकिन टाइटल उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे इसमें पूरी बात पढ़ने पर ये निकल कर आएगा कि कंप्यूटर के प्रयोग और कंप्यूटर के दुरुपयोग दोनों पर लिखना है हमको। उसके बाद हेडिंग डालने के बाद नीचे अपना नाम लिखते हैं, जो नाम दिया गया है। अपना नहीं मतलब जो नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तब उसके बाद अब जो हिंट आपको मिलता है, वैसे बोर्ड में अभी तक का रिकॉर्ड है कि उसमें हिंट देता है, दिया जाता है। आर्टिकल में हिंट देना चाहिए, इसने नहीं दिया है, लेकिन वहां हिंट देना चाहिए। तो हिंट जो है वो हिंट आप अब तैयार करेंगे। हमने इसके बारे में भी बहुत सारी बातें बताया है कि जब भी किसी आर्टिकल की बात होती है तो आर्टिकल में सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन बनाना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे मैं हिंदी में बताऊं, समझाऊं, तो कंप्यूटर के बारे में लिखने से पहले आपको लिखना चाहिए कि आज का युग कंप्यूटर का युग है। इट इज एन एज ऑफ साइंस एंड इट इज एन एज ऑफ कंप्यूटर आल्सो। There is no field of life untouched with it. इससे कोई भी जीवन का क्षेत्र छूटता नहीं है। Either it is related to education sector or medical sector or communication or transportation. In each and every field of life, कंप्यूटर हैज डन मेनी मिरेकल्स। बहुत सारे चमत्कार कंप्यूटर ने कर दिया है। द थिंग्स हैज बीन इजी एंड क्विक। चीजें बहुत सरल और तेज हो गई हैं। ये एक इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट मैंने दिया। बहुत ज्यादा हम अब इस पर लिखने लगेंगे तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन हमको लिखना भी लिमिटेड ही है। तो 2-4 लाइन मैक्सिमम, कितना 4 लाइन हमने ले लिया कंप्यूटर, ठीक है। इसके लिए एक और चीज चाहिए कि आपको ये लिखना चाहिए, इसके बारे में कुछ कोटेशंस लिखने चाहिए। 2 लाइन का कोई कोटेशन आपको याद रहना चाहिए। एक दिन मैं इसके ऊपर सेशन करूंगा, थोड़ा समझा दूंगा, या 10-20 ठो जो है वो कोटेशंस वगैरह मैं लिखवा दूंगा, जो कॉमन होंगे, आप किसी में भी डाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो एजुकेशन सेक्टर से एजुकेशन क्या है, उससे 2-4 लाइन आपको याद रहना चाहिए।
उसके बाद आपको ले लेना चाहिए, जैसे साइंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये साइंस का ही युग चल रहा है, तो साइंस क्या है, साइंस के लिए बड़ा पॉपुलर एक लाइन है कि साइंस इज ए ब्लेसिंग एंड इट इज ए कर्स आल्सो। व्हेन वी यूज इट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस it becomes blessings for us, and when we use it for destructive purpose it becomes curse for us। जब हम विज्ञान के आविष्कारों का प्रयोग एक निर्माण के उद्देश्य से करते हैं तो ये हमारे लिए आशीर्वाद बन जाता है, और जब इन्हीं विज्ञान के आविष्कारों का प्रयोग हम विनाश के लिए डिस्ट्रक्टिव पर्पस से करते हैं, विनाश के उद्देश्य से करते हैं, तो ये विज्ञान के आविष्कार हमारे लिए अभिशाप बन जाते हैं। ये दो लाइन यदि ऐसा कुछ ऐड करके लिखा जाए, उसको इन्वर्टेड कामा में करके अलग से 2 लाइन में लिखने के बाद फिर आप अपना काम शुरू करिए, तो ये एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। फुल मार्क्स लेने के लिए आपको उसमें कुछ न कुछ अपनी कलाकारी दिखानी पड़ेगी ना। यही है आर्टिकल। लेख मतलब क्या, लेख आप कितना अच्छा बना सकते हैं, उसमें आप कितने अच्छे विचार ऐड कर सकते हैं, यही देखने के लिए आर्टिकल का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। इसके विषय में मैं उस दिन सेशन में चर्चा कर रहा था, लेकिन भाई सुनने वाले होने न चाहिए, आने जाने वाले लगे रहते हैं उसी। खैर, तो अब यहां पर और भी बात क्या लिखनी है, अब कंप्यूटर के प्रयोग और दुरुपयोग। तो उपयोग में आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर ने बहुत सारे हमारे कार्य को आसान कर दिया है। कंप्यूटर ने जो है कई व्यक्तियों का काम कम समय में करना प्रारंभ कर दिया है। जिस कार्य को 100 लोग मिलकर दिन भर में करेंगे, वो कार्य एक कंप्यूटर अकेले कर देता है। लोड हुआ कम ना। और जो काम दिन भर में होने वाला है, वो काम कंप्यूटर एक बटन दबाने मात्र से कर सकता है। यानी इतना क्विक हो गया है, इसी को कहा मैंने कि इजी और क्विक। कंप्यूटर ने सारे कार्यों को आसान और सरल बना दिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप दिखाएंगे उसमें। मेडिकल के फील्ड में कैसे हो गया भाई, आजकल गंभीर से गंभीर बीमारियों का विश्लेषण करके, भाई पहले तो पता ही नहीं चल पाता था कि मनुष्य के अंदर कौन सी बीमारी है। अब क्या है, वो कठिन से कठिन बीमारियों को ट्रेस करके दिखा देता है कि शरीर में कौन सी बीमारी है। सीटी स्कैन वगैरह ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटराइज्ड मशीन है जो इतना तेज। अभी आप खेती के क्षेत्र में देखो ना, यही कंप्यूटर का ही ये वो है, क्या कहते हैं, हार्वेस्टर वगैरह सब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से वर्क करते हैं ये सब। यानी प्रत्येक मशीनें और ये जितने भी आविष्कार विज्ञान के हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये आपको आपके कार्यों को आसान और जो है फास्ट कर दे रहे हैं, तेज कर दे रहे हैं। अगला ले लो, उसमें कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वार्तालाप में, भाई बातचीत के दौरान संचार के माध्यम में, जैसे हमें कोई मैसेज भेजना हो, किसी से बात करनी हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बातों को पहुंचाने में इतना इजी हो गया है। बात समझ में आ रहा है ना। इन सब को आप कहते हैं इतना तेज हो गया है, यानी प्रत्येक चीज कार्यों में तेजी हो गई है। या ये भी लिख सकते हैं एरोप्लेन, हवाई अड्डे, ठीक है, या कह लीजिए रेलवे स्टेशन, हर जगह जो है कंप्यूटर का प्रयोग करके। पहले टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी, टिकट काटने हाथ से काटा जाता था। अब बटन दबाया सबका निकलता जाता है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर से चीज़ों को जोड़ दिया गया है। अब तो आपको टिकट निकलवाना ही नहीं है,
मैसेज ले लीजिए, हो गया, घर बैठे भी आपको मैसेज मिल जाएगा। एवरीथिंग हैज बिकम सो इजी एंड क्विक बिकॉज ऑफ दीज कंप्यूटर्स। ये सब क्या था? अच्छा। अब बुरे पक्ष में चलते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारे जो है समस्याओं का भी कारण है। जैसे समस्याओं में सबसे पहला कारण कि इसने अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा दिया, बेरोजगारी की समस्या पैदा कर दिया। अरे भाई 100 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर रहा है तो 99 लोग कहां जाएंगे? तो उनके लिए रोजगार की कमी हो गई। पहला तो रोजगार ही कम हो गया। उसके बाद दूसरा, आदमी कंप्यूटर से काम करने में इतना आलसी हो गया कि वो शारीरिक रूप से बीमार रहने लगा। शारीरिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। पेड़ या कोई खुदाई भी करनी है तो लोग अपने हाथ से नहीं करते, जेसीबी मंगाओ। पहले वो सारे काम कैसे होते थे? तो वो शारीरिक श्रम जो होता था वो लोगों को स्वस्थ बनाता था। आज क्या हो गया कि लोग क्या हो गए? आलसी हो गए हैं। मीनिंग इज कि आप हर क्षेत्र में देखेंगे तो उसका यदि कोई बेनिफिट रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो है वो लॉस भी हुआ है। अंत में आप ये लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग आतंकवादियों के द्वारा भी होता है, डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए। किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव यानी विनाश के पर्पज के लिए। कंप्यूटर का प्रयोग करके वो उन प्लेसेस को ढूंढ लेते हैं जहां उन्हें बम ब्लास्ट करनी होती है। कब और कैसे, इन सब चीजों का तरीका ढूंढने के लिए वो माध्यम बनते हैं। यानी आदमी उसका प्रयोग दुरुपयोग भी कर रहा है। कंप्यूटर का प्रयोग पढ़ने के लिए बच्चे कर रहे हैं तो उसी पर गेम खेलने के लिए भी कर रहे हैं। उनका पूरा समय गेम खेलने में चला जा रहा है। हाँ यस, वो कहीं ना कहीं आंख भी जो है प्रभावित होती है। काफी देर तक स्क्रीन को देखने से आंखें भी प्रभावित होती। तो हर एक पहलू ये देखा जाए तो उससे बेनिफिट भी है तो उससे नुकसान भी है। इसका मतलब अंतिम में अब कंक्लूजन आप लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे कि इन फैक्ट कंप्यूटर इज द मिरेकल ऑफ दिस जनरेशन। ये कंप्यूटर इस पीढ़ी के लिए या वर्तमान पीढ़ी के लिए एक चमत्कार है। इट हैज मेड थिंग्स वेरी इजी एंड क्विक, बट इफ वी यूज इट इन वही कंस्ट्रक्टिव पर्पज, it is good for human being, and when it is used for destructive purpose, it is curse or bad for human being. यदि ये अच्छे उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो ये वरदान है, अच्छा है। और यदि ये डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी पर्पज से किया जा रहा है तो यही क्या है? ये मानव जाति के लिए अभिशाप भी है। इसीलिए इट इज अप टू द मैन टू यूज इन ए गुड वे और इन ए बैड वे। अब ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे अच्छे ढंग से प्रयोग कर रहा है अथवा बुरे ढंग से। अच्छे ढंग से प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा और बुरे ढंग से प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए बुरा बन जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को उसमें ऐड करना था। ये मैंने इतना इसलिए बताया ताकि आगे यदि इस तरह से रिलेटेड कोई टॉपिक मिल जाए तो आपके पास कुछ मैटर होना चाहिए। ये इसीलिए जरूरी है। आर्टिकल आप कभी भी एक आर्टिकल पढ़ के एक आर्टिकल नहीं लिख सकते, इसीलिए मैक्सिमम आर्टिकल मस्ट बी रीड। जितना अधिक से अधिक हो। देखो बुक में ढेर सारी आर्टिकल दी गई है, लेकिन ये सबसे बोरिंग चैप्टर हो जाता है क्योंकि इस पर आपको थॉट देने पड़ते हैं। आज की पीढ़ी क्या चाहती है? जिस पर दिमाग न लगाना पड़े, काम हो जाए। केवल एक तो फार्मूला मिले और आंसर हम निकाल लें, बड़ा सरल लगता है। ग्रामर का कोई रूल लिखाया, उस पर एक क्वेश्चन बता दिए, हाँ हो जाएगा। लेकिन यदि ये करना हो कि वो क्वेश्चन बताया, उसके बाद फिर उसमें कुछ अलग से चीजों को सेंस से जोड़ना है,
यही वाला नहीं समझ में आता। व्हाई? जबकि वही इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूला जो है वो क्या है पता है? एक कहावत है, लकीर का फकीर होना। यदि आप फार्मूले पर ही केवल सेट होकर चल रहे हैं तो आप कुछ नया कर ही नहीं रहे हैं, और जब तक आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो आपकी समझ का विकास नहीं हो सकता। ये तो हांके जाने वाले पशु के समान है। इसलिए आपको कुछ न कुछ नया करना है। उसी कार्य को करते समय हम उसमें समझें कि यदि इस तरह की कोई बात आती है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं या कैसे हल कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है ग्रामर का क्वेश्चन। सबसे पहला है, रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दिख रहा है ये आपको, यानी हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड या बी, 24 का बी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी नीचे के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलिए। ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज गिवेन ए ग्लास ऑफ वाटर बाई हिम। पंक्चुएट द फॉलोइंग, सही है ना? या एक ग्लास ऑफ वाटर से ले लीजिए या आई से ले लीजिए, मी से ले लीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। यानी आई वॉज गिवेन ए ग्लास ऑफ वाटर बाई हिम या ए ग्लास ऑफ वाटर वॉज गिवेन हिम बाई गिवेन मी बाई हिम, ये दोनों सही हो जाएंगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग, मोहन सेड, मोहन में एम कैपिटल होगा, टू हिज फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा में, हु में डब्ल्यू कैपिटल से, हु टीचेज यू हिंदी में एच कैपिटल से, इन योर क्लास क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है। चलिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, डीप नंबर क्वेश्चन है। हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। यह भी तो करवाया गया था। हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। यह एक प्रगतिशील देश है, इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं उसे, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री दो होते हैं, विकसित देश और विकासशील देश। अब वो शाब्दिक तो भाई देखो कुछ न कुछ मीनिंग तो आएगा ही। ग्रोथफुल है यानी वृद्धि कर रहा है, मीनिंग निकल जाएगी। ट्रांसलेशन में सेंस का प्रयोग किया जा सकता है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। कौन? जनसंख्या और बढ़ती कीमतें, यानी पॉपुलेशन एंड प्राइस राइज आर वेरी बिग प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित होना चाहिए, यहां नियमित लिख दिया गया, इन्हें नियंत्रित करना, नियंत्रित कंट्रोल, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। इफ वी कंट्रोल देम कॉमा आवर कंट्री में बी ए ग्रेट कंट्री, में भी हो सकता है या कैन भी लगा दो, कैन बी ए ग्रेट कंट्री। यही था। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा किसका? लिटरेचर से, प्रोज से। भाई ये
प्रोज के क्वेश्चन भी देख लो, ये तो आपको करना ही होगा। जैसे पहले 60 क्वेश्चन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 and 40 वर्ड्स, 30-40 शब्द का आंसर देना है। लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई नॉट। क्या लेंचो ने जो है उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जिसने उन्हें धन भेजा था, क्यों और क्यों नहीं। यानी पहले तो भेजा, उसने प्रयास किया था तो नहीं, उसने ये कहां प्रयास किया किसने धन भेजा था, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका ईश्वर में अटूट विश्वास था। बस यही आंसर ही है। यानी आंसर लिखेंगे लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज ही हैड ए फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि उसके पास ईश्वर के प्रति एक दृढ़ विश्वास था। नेक्स्ट है व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। अपने स्पीच में नेल्सन मंडेला ने कौन से आदर्श प्रस्तुत किए, बताओ। अरे अपने स्पीच के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि अब जो है लोग दासता के जीवन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र जीवन जिएंगे, जहां रंग भेद की नीति के आधार पर शासन संचालित नहीं होगा, सबको समान अधिकार प्राप्त होगा। भाई उन्होंने रंग भेद की एपार्थाइड पॉलिसी को समाप्त करके सबके लिए एक समान व्यवस्था लागू किया। यही ना आइडियल्स है, आदर्श है। अरे भाई देखो, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन समझना जरूरी है, आंसर तो आप लिख सकते हैं। समझने का मतलब जैसे आप चैप्टर पढ़े हैं तो चैप्टर्स में किन बातों को कहा गया है उस पर फोकस रहना चाहिए, और जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनका क्वेश्चन का मीनिंग, अर्थ पता होना चाहिए, तो आंसर आप बना भी सकते हैं। और क्वेश्चन कहीं और से नहीं बनता, प्रश्न से ही, सॉरी आंसर कहीं और से नहीं ढूंढना है, इसी क्वेश्चन से ही आंसर बना देना है। जैसा कि हम आंसर बनाते हैं, देखते हो ना, कहां से बना लेते हैं, क्वेश्चन से लेता हूं, टेंस उसी से लेता हूं, चीजों को जोड़ता हूं, ठीक है, चीजों को जोड़ता हूं। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में है, एनी वन करना है। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद कैसे की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, लेंचो उनकी मदद के प्रति कैसा रिएक्ट किया, ठीक है। फिर है व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट, इसके बारे में भी मैंने इसका, इन सबको तो क्वेश्चन लिखवाया भी गया है, इन सब का आंसर आपको लिखवाया भी गया है, उसको समझना भी चाहिए, आपको चैप्टर को डिटेल पढ़ाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोयम, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट। इस पोयम में कवि के कौन से मूड को प्रस्तुत किया गया है और वो क्या आपके सामने रिफ्लेक्ट, प्रतिबिंबित करता है ना। तो इसको या तो क्वेश्चन का आंसर लिखो या नीचे उसी में देखो और करके दिया है ना, राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोयम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। मैंने कहा था कि आप आंसर लिखिए या 4 लाइन कोई अपनी किताब में से 4 लाइन की पोयम लिख देनी है। तो हमको लगता है सब कोई जो है इसमें पोयम ही लिखा होगा। सेंट्रल आइडिया देखो आ गया था, द ट्रीज, अमांडा, टाइगर इन द जू, ना। मैंने कहा था कि 5 सेंट्रल आइडिया, 5 ठो कम से कम तैयार करो, 1 से 5, उसमें से 1 ठो आएगा। चल गया ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये कुछ चीजें हैं जिनको सेट करके, अब जैसे पोयम 4 लाइन की, 2 पोयम या 3 पोयम या 4-4 लाइन की याद कर लीजिए, अलग अलग पोयम। तो एक पोयम जो परीक्षा में पूछी जाएगी उसको तो नहीं लिखना है क्योंकि उसकी कॉपी नहीं करनी है।
और एक ठो तो कहीं ना कहीं से हमारा छुटा ही रहेगा, क्यों लेकर पोएम लिख वो आ जाएगी, पैसेज में आएगी भी। तो इसलिए आप 3 पोएम की 4-4 लाइन याद कर लीजिए और 5 पोएम की सेंट्रल आइडिया याद तैयार कर लीजिए। एक हो गया, ये आपका 3-3-6 नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री में है शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को अपना अस्थाई अतिथि बनाकर क्यों रखना चाहते थे? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया अच्छे चीज़ें जो है रोज आती थी ट्रिकी के नाम पर, जिसका उपभोग डॉक्टर और उसके स्टाफ के लोग किया करते थे, इसीलिए उसको परमानेंट स्टाफ बनाने का सोच रहे थे, गेस्ट बनाकर रखना। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल। ग्रिफिन अपने आप को मिसेज हॉल से कैसे बचाया? अरे भाई, ही थ्रीव ऑफ हिज क्लॉथेज, उसने अपने कपड़ों को उतार कर फेंका, एंड बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, मिसेस पंपरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। देखो कितना अच्छा है कि पंपरी ही जो है ट्रिकी के उससे जो है यानी पंपरी ही ट्रिकी के बीमारी के कारण थी। बीमारी का कारण कौन थी? पंपरी ही थी। इसको डिटेल में समझाइए। तो पंपरी उसको खिलाती अधिक थी, हाँ वो अधिक खिलाती थी, उसको अब एक्सरसाइज कम करवाती थी, टहलने वो कम जाता था, उन्हें लगता था कि उसकी प्रिय चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, तो उसके ऊपर अधिक उस जो है देखभाल करती थी, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? बीमार हो गया था। हाउ अनिल प्लेज ए वाइटल रोल फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ हरी सिंह टूवर्ड्स लाइफ, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। कैसे जो है अनिल ने हरी के जीवन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसको डिटेल में समझाइए।